Hello, hello, hello. What's up, guys? Kasakai. Can we start? Can we start? Can we start? सब लोग फटाफट बताओ कि सब लोग आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं, कौन कौन आया है? IFOS एकदम बढ़िया। शुरू करें क्या? चलो फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। 2% करेंगे, सब करेंगे। टेंशन नको। परफेक्ट। चलो लेट्स बिगिन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, छोटा सा चिंटू सा चैप्टर है, फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है? यस, लेट्स बिगिन विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का अपना जो सुपर रिवीजन सीरीज है। दोस्तों अभी तक हम लोग ने कुछ सुपर रिवीजन ऑलरेडी कवर किए हैं, अगर तुम लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लेना। सबसे पहले वी हैड स्टार्टेड विद हाउस प्रॉपर्टी, देन आईएफओएस, उसके बाद हम लोग ने पीजीबीपी किया था, उसके बाद कल हम लोग ने कैपिटल गेन किया, और आज का जो सेशन है दैट इज आईएफओएस, ठीक है? तो आईएफओएस कितना चैप्टर है, तो कितना बड़ा चैप्टर है भाई? सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। देखो, तुम लोगों के पास जो भी बुक होगा ना, तुम लोग सामने रख सकते हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आईएफओएस में क्या ही ऐसे अलग हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। आईएफओएस का चार्जिंग सेक्शन, ओके। एंड बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, एक बार अच्छे से मस्त फटाफट लाइक भी करो। सब्सक्राइब तुम लोग करते हो, ठीक है? तुम लोग कंजूस हो मुझे मालूम है, तुम लोग कमेंट नहीं करते, पर एटलीस्ट लाइक तो करो। चलो स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 56। 56 के अंदर क्या बोला है मालूम है? इफ योर इनकम इज नॉट फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द अदर हेड्स ऑफ इनकम्स, तो वो किधर फॉलो हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर फॉलो हो जाएगा। इसका मतलब अगर वो सैलरी के अंदर भी नहीं फॉलो होगा, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं, कैपिटल गेन भी नहीं, पीजीबी भी नहीं, वो और ऐसा कौन सा इनकम है, तो वो किधर फॉलो हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर फॉलो हो जाएगा। एकदम बराबर, इतना ही पॉइंट है, चार्जिंग सेक्शन बोलता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर ये जो इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स होता है, वो कैसे, कौन से बेसिस पे होता है? अक्रूवल बेसिस पे होता है या रिसीट बेसिस पे होता है? आईएफओएस के केस में याद रखना एक चीज, मर्केंटाइल सिस्टम अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हो, देन इन दैट केस अक्रूवल बेसिस पे टैक्स हो जाएगा, बराबर। बट अगर कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो रिसीट बेसिस पे टैक्स हो जाएगा। एकदम सिंपल है, ठीक है? उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ आईएफओएस क्या है, मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं। आईएफओएस के क्या क्या एग्जांपल्स है? अगर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और जो भी मुझे पैसा मिला रिटर्न्स का, तो क्या किधर टैक्स हो जाएगा? आईएफओएस के अंदर टैक्स हो जाएगा। बट अगर मेरा बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो मेरा बिजनेस है इन्वेस्ट करने का, देन इन दैट केस सच इनकम इज इन द ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ बिजनेस, और इसकी वजह से वो किधर टैक्स हो जाएगा? पीजीबीपी के अंदर टैक्स हो जाएगा, बराबर। अगर डिविडेंड मिला मुझे, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आईएफओएस, ऑलवेज एंड ऑलवेज आईएफओएस अगर मुझे डिविडेंड मिला तो, ठीक है? सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हम लोग ने हाउस प्रॉपर्टी के केस में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था। अगर देयर इज वन पर्सन, उसने लेट आउट किया हाउस प्रॉपर्टी टू वत्सल, ठीक है, और वत्सल ने क्या किया? उसका हाउस प्रॉपर्टी का रेंट दिया, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कुमार को टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कुमार का वो हाउस प्रॉपर्टी है, कि कुमार इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, बराबर, और वो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है। बट अगर सेम प्रॉपर्टी वत्सल ने आगे सबलेट किया रोहित को, रोहित को अगर सबलेट किया होगा, देन इन दैट केस जो भी रेंटल इनकम मिला, वो भले हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम हो, पर वो वत्सल के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करके क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा, बराबर, एकदम परफेक्ट है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अगर मेरा बिजनेस नहीं है प्लांट एंड मशीनरी लेट आउट करने का, और मैं लेट आउट करता हूं, तो मेरा आईएफओएस के अंदर टैक्स हो जाएगा। सिंपल सिंपल बात है। डायरेक्टर सिटिंग फीस जो होता है वो आईएफओएस के अंदर टैक्स हो जाएगा। अगर कुछ रॉयल्टी मुझे रिसीव हुआ, तो आईएफओएस के अंदर टैक्स हो जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, पजल्स, ऑनलाइन गेम्स, गेम शोज, उससे कुछ भी पैसा मिला, 7 करोड़ अगर मिला, देन इन दैट केस दैट विल बी टैक्स अंडर आईएफओएस। सर मुझे इनकम टैक्स रिफंड मिला, अरे भाई और बहनों एक चीज कान खोलकर सुनिए, इनकम टैक्स रिफंड जो होता है ना, वो कभी भी इनकम नहीं होता है। सर वो इनकम, अरे वो इनकम नहीं है भाई, वो पैसा मिल रहा है, बराबर है, पर इज इट माई इनकम? नहीं, रिफंड कभी मिलता है? वेन यू हैड पेड 100 रुपीज एक्स्ट्रा, यू आर गेटिंग अ रिफंड ऑफ दस 100 रुपीज। भाई तूने पहले 100 पे किया, उसका ही रिफंड मिल रहा है तुझे, राइट? तो उस पर इनकम, वो इनकम नहीं है। बट अगर वो रिफंड मिलने के लिए डिले हुआ, इसके वजह से मुझे कुछ इंटरेस्ट पे हुआ, तो वो इंटरेस्ट जो होता है ना, वो इंटरेस्ट टैक्स होता है, बिकॉज दैट इज योर एडिशनल इनकम, ठीक है? ओके। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड, लैंड से अगर एग्रीकल्चरल इनकम मिला, हम लोगों को मालूम है कि वो टैक्स नहीं होता है, बट हम लोग बहुत सारे लोगों को ये तो नहीं मालूम, कि मालूम नहीं होता, रियलाइज नहीं होता है, गलती करते हैं, कि वो एग्रीकल्चरल लैंड शुड बी लोकेटेड इन इंडिया भाई, शुड बी, सॉरी, अगर एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो लोकेटेड इन इंडिया होगा, और उससे जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
बट अगर मेरा एग्रीकल्चरल लैंड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है और उससे अगर मुझे कुछ एग्रीकल्चरल इनकम मिल रहा है तो वो तो टैक्स होगा ना भाई, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड किधर है, आउटसाइड इंडिया। वो जो होगा वो आईएफओएस के अंदर टैक्स होगा, बट नॉर्मल इंडिया का एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो नॉट टैक्सेबल। सैलरी ऑफ एमपी, सैलरी ऑफ एमएलएज, ये जो होता है वो क्या होता है, हमेशा टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पर ये तो सैलरी है, याद रखना कभी भी एमपी एमएलएज आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट, दोज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसकी वजह से जो भी पैसा मिलता है वो आईएफओएस के अंदर टैक्स होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कैजुअल इनकम का, तीन चार गिन के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर वन इज कैजुअल इनकम। ये जो कैजुअल इनकम है मतलब क्या, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो, कार्ड गेम्स हो, ऑनलाइन गेम्स हो, गेम शोज हो, हॉर्स रेसेस हो, उससे अगर जो भी हम लोग को विनिंग से पैसा मिला है वो हम लोगों को हमेशा टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 30%। क्या बोला मैंने, एट द रेट ऑफ 30%। ओके, नो चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेगा भाई इसके अंदर। बेसिक एग्जामिशन लिमिट तो भूल ही जाना, सेट ऑफ तो पॉसिबल ही नहीं है, सेट ऑफ तो पॉसिबल ही नहीं है, और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस भी पॉसिबल नहीं है। मतलब बेसिकली तू जितना पैसा कमाया उतने उतना पैसे का तुझे टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 30%। तो तू किसी लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ भी नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट चैप्टर 6 डिडक्शन भी नहीं ले सकता, तू बेसिक एग्जामिशन लिमिट भी यूज नहीं कर सकता, तू लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता। बावा, समझा कि नहीं? ओके, अभी कभी कभी क्या देते हैं, तुम लोग ने थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं, समटाइम क्वेश्चन मेंशंस दैट लॉटरी अमाउंट रिसीव्ड या लॉटरी अमाउंट रिसीव्ड नेट, ऐसे कभी दिया जाता है ना, कभी भी याद रखना एग्जाम में अगर ये पॉइंट है लॉटरी अमाउंट रिसीव्ड या फिर लॉटरी अमाउंट रिसीव्ड ब्रैकेट में लिखा है नेट, इसका मतलब दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। सर टीडीएस लगता है क्या अगर हम लोग ने लॉटरी पे किया तो? ऑफ कोर्स यस लगता है। सब लोग मुझे चैट में बताएंगे इस पे टीडीएस कौन से सेक्शन के अंदर लगेगा। आई एम टेलिंग यू द रेट, रेट इज 30%। बट मुझे बताओ कि अगर लॉटरी का अगर इनकम जीते हैं तुम लोग तो टीडीएस कौन से सेक्शन के अंदर कटेगा, सब लोग मुझे बताएंगे। अभी रिसेंटली अपना प्रैक्टिस बैच में अपना सेशन हुआ है टीडीएस का, सब लोगों को याद आना चाहिए रे बाबा। ओके, तो बेसिकली जब भी नेट लिखा होता है ना, विच मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट वो टीडीएस काटने के बाद मिला है। ओके, बट हम लोग जब भी इनकम ऑफर करते हैं वो इनकम हमेशा याद रखना, इनकम हमेशा ग्रॉस बेसिस पे हम लोग ऑफर करते हैं, ग्रॉस बेसिस पे। सो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज का लॉटरी जीते हो, यू विल गेट ओनली 70,000 रुपीज बिकॉज 30% टीडीएस कटेगा। ठीक है, बट जो 30% टीडीएस कटा है वो 70,000 मिला है, पर हम लोग जब भी इनकम लिखेंगे वो तभी कितना लिखेंगे, 1 लाख लिखेंगे। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ग्रॉस अप करना पड़ेगा। करेक्ट है, ग्रॉस अप करना पड़ेगा। सो लॉटरी ऑफ 70,000 रिसीव्ड, दैट इज नेट, एकदम बराबर, एक नंबर भाई। ठीक है, देन आईएफओएस इनकम कितना होगा, 70,000 इज 70%, देन व्हाट इज 100% विच कम्स टू 1 लाख। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट है। बराबर, मस्त था। ओके, तो इधर याद रखना। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है दैट इज डिविडेंड। वो डिविडेंड मुझे मिला वो कभी किधर टैक्सेबल होगा, डिविडेंड हमेशा टैक्सेबल होगा किधर, आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है, मेरा शेयर्स में डील करने का बिजनेस है तो भी डिविडेंड आईएफओएस के अंदर टैक्स होगा, ये चीज याद रखना। डिविडेंड कभी भी आईएफओएस पीजीबीपी ऐसे कुछ टैक्स नहीं होगा, हमेशा आईएफओएस। ठीक है, तेरा जो भी बिजनेस हो, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी या डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी डज अभी इट डज नॉट मैटर, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टैक्सेबल। और टैक्सेबल कौन से हेड के अंदर होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, अभी लोग क्या करते हैं, ये डिविडेंड को डॉज करने का ट्राई करते हैं और बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं डिविडेंड डॉज करने का। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, भले वो डिविडेंड के अंदर फॉल नहीं हो रहा है बट तो भी हम लोग उसको डिविडेंड जैसा ट्रीट करेंगे। अरे सर मतलब डिविडेंड जैसा मतलब उसको डिविडेंड जैसा ट्रीट करेंगे, मतलब डिविडेंड का जैसे ट्रीटमेंट किया जाता है ना, अरे मुन्ना तो आईएफओएस में जाएगा, वैसा ही इनको भी हम लोग किसके कैसे ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग डिविडेंड जैसे ही ट्रीट करेंगे। अरे मुन्ना तू भी आईएफओएस में ही जाएगा। करेक्ट है, तो ये होता है डीम डिविडेंड। समझ गया क्या? सो डीम डिविडेंड में कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो जरा इधर ध्यान देना। सेक्शन नंबर 222 ए, सेक्शन नंबर 222 बी, सेक्शन नंबर 222 सी एंड सेक्शन नंबर 222 डी एंड सेक्शन नंबर 222 ई। 5 सेक्शंस है, सिंपल है। देखो बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड क्या लिखा है, सम शेयर होल्डर्स गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द कंपनीज, बहुत सारा डिविडेंड मिलता है एंड अकॉर्डिंगली दे नीड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। बहुत ज्यादा डिविडेंड, ज्यादा टैक्स। To save these taxes, companies try to provide benefits to the shareholders by not paying cash। मतलब वो लोग क्या बोलते हैं, कंपनीज डिसाइड करते हैं उनको हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे बिकॉज डिविडेंड दिया तो उनके हाथ में टैक्स लगेगा। तो टू सेव दीज टैक्सेस कंपनीज ट्राई टू प्रोवाइड बेनिफिट to the shareholders
बाय नॉट पेइंग कैश, वो कैश नहीं पे करते, बट इन सम अदर वे इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अगर डिविडेंड 1 लाख रुपए पे करना है तो मैं कैश नहीं दूंगा, मैं कुछ ऐसा दूसरा वे से तुम लोगों को 1 लाख का बेनिफिट दे दूंगा, राइट? तो इसको ही उनको डिविडेंड जैसे ट्रीट करवाना है। सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 222 ए में लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी तुझे डिविडेंड नहीं देता है, कंपनी वो 1 लाख के तुम लोगों को असेट्स देता है, तो ये भी डीम डिविडेंड जैसे ट्रीट हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, 222 बी इधर दिखना, 222 बी के लिए इधर देखना सब लोग। कंपनी ने उनके इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस डिबेंचर दिए, जरा सोचना, इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी ने बोनस डिबेंचर दिए, तो ये थोड़ा ऑफ लग रहा है कि नहीं? बोनस डिबेंचर दिए इक्विटी शेयर होल्डर को, तो ये डीम डिविडेंड माना जाएगा। कंपनी ने उनके इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दिए, हाँ, दिस इज मेकिंग सेंस, बोनस शेयर्स दिए, वो इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, दैट डज नॉट मैटर, तो ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, ठीक है ना? बोनस शेयर्स तो उनको मिलते हैं। कंपनी ने उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस डिबेंचर्स दिए या बोनस शेयर्स दिए, अरे भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस नहीं मिलता है, अगर उनको दिया बोनस डिबेंचर और बोनस शेयर्स, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डीम्ड डिविडेंड, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डीम्ड डिविडेंड। समझा? इजी। 222 सी पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑन इट्स लिक्विडेशन। लिक्विडेशन हुआ, लिक्विडेशन होने के बाद जो भी अपना असेट्स बाकी है, कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, कंपनी के पास असेट्स है, वो असेट्स क्या करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू द शेयर होल्डर्स। तो जो भी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया उतना क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लग जाएगा आईएफओएस के अंदर, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट 222 डी इज, और क्या वे हो सकता है? शेयर कैपिटल रिड्यूस करता है और वो जो पैसा है वो लोग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, तो ये इसका ये जो पैसा शेयर होल्डर को मिल रहा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का, वो भी शेयर होल्डर के हाथ में क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है? 4 पॉइंट्स कौन से देखे? 222 ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, 222 बी हम लोग ने देखा कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस डिबेंचर दिया, डीम डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कौन सा भी बोनस दिया, डीम डिविडेंड। 222 सी में कंपनी का लिक्विडेशन हुआ और लिक्विडेशन के बाद असेट्स ट्रांसफर हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डीम डिविडेंड। शेयर कैपिटल रिड्यूस करके उसका जो पैसा था वो पैसा शेयर होल्डर को दे दिया, वो भी डीम डिविडेंड। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से तुम लोगों को याद रखना है, दैट इज दिस सेक्शन 222 ई, दैट इज लोन गिवन टू शेयर होल्डर्स। अभी याद रखना, देयर इज वन कंपनी, एंड वो कंपनी जो है वो कौन है मालूम है? कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब बेसिकली दे वांट टू से इट इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ये कंपनी कौन सा कंपनी है? इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ऐसा कंपनी ने अगर एक शेयर होल्डर को लोन दिया, तो ये जो लोन मिल रहा है ना शेयर होल्डर को, ये लोन ये शेयर होल्डर के लिए क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। बट इसके लिए एक कंडीशन तुम लोगों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। व्हेन कंपनी गिव्स द लोन टू द शेयर होल्डर इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड, बट फॉर दिस टू कंडीशंस आर शुड बी सेटिस्फाइड। कंपनी स्पेसिफाइड होना चाहिए एंड स्पेसिफिक होना चाहिए और शेयर होल्डर स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, कंपनी स्पेसिफिक कौन सा? कंपनी मतलब वो क्लोजली हेल्ड कंपनी होना चाहिए, एंड शेयर होल्डर ऐसा शेयर होल्डर होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं कि किसी को भी लोन दिया, शेयर होल्डर ऐसा शेयर होल्डर होना चाहिए जो जिसका वो कंपनी में एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग पावर है। अभी मेरे रैपिडर में अगर तुम लोग ने देखा होगा तो मैंने चेंजेस दिए हैं, पर जिन्होंने चेंजेस नहीं किया तो प्लीज एक बार ये चेंज करना। ये इक्वल टू और मोर देन 10% है, इक्वल टू और मोर देन, ये प्लीज मेरे पॉकेट बुक में भी चेंज करना, उधर भी नहीं किया मैंने। सो प्लीज ये इक्वल टू और मोर देन 10% ऑफ वोटिंग पावर करना, ठीक है? अगर ये शेयर होल्डर का इक्वल टू और मोर देन 10% वोटिंग पावर इन दिस ये है कंपनी में, और ये कंपनी से अगर लोन मिलता है तो वो लोन जो है वो शेयर होल्डर के हाथ में डीम्ड डिविडेंड करके टैक्स हो जाएगा। ओके, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी शेयर होल्डर सोचता है अच्छा मुझे लोन मिला तो हम लोग डीम्ड डिविडेंड मानेंगे ना, मुझे लोन मिला तो हम लोग एक काम करेंगे, मैं लोन नहीं लूंगा, मैंने कंपनी को बोला है कंपनी एक काम कर, मेरा एक फर्म है, मेरा एक फर्म है, ठीक है, और मेरा ये पूरा फर्म, तो मुझे लोन मत देना बिकॉज वो डीम्ड डिविडेंड मान रहे हैं वो लोग, तो एक काम करना मेरे फर्म को लोन देना, तो डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे, पर गवर्नमेंट को ये भी समझा, और इसके वजह से गवर्नमेंट ने क्या बोला? कंपनी ने अगर खुद शेयर होल्डर को लोन दिया वो तो डीम्ड डिविडेंड मान ही लेंगे, बट अगर कंपनी ने ये शेयर होल्डर का जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ऐसे एंटिटी को लोन दिया होगा, तो इट विल बी सिमिलर टू गिविंग लोन टू दिस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ओनली,
नाउ वो शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसमें हो सकता है? इट कैन बी इन द फर्म, इट कैन बी इन द कंपनी और इट कैन बी इन एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट। तो भले कंपनी ने इसको लोन दिया है, पर इसके लिए ही वो डीम्ड डिविडेंड माना जाए। इधर तक इज एवरीबॉडी क्लियर? अभी तक हुआ नहीं, रुको रुको, अभी अभी पूछूंगा नहीं मैं, रुको, ये पहले कंप्लीट करने दो। अभी कंपनी कंपनी नीड्स, नहीं क्या है ये? Okay, company needs to be a company in which public is not substantially interested, which means it is a closely held company. शेयर होल्डर्स कौन से होने चाहिए? जिसमें इक्वल टू और मोर देन 10% ऑफ वोटिंग पावर बेसिकली है। ठीक है, परफेक्ट। इफ कंपनी गिविंग डिविडेंड, जो कंपनी डिविडेंड दे रहा है, इज गिविंग अ लोन टू अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच दिस शेयर होल्डर हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब उस शेयर होल्डर को लोन नहीं मिल रहा है, पर शेयर होल्डर का जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसको लोन दे रहा है, देन इन दैट केस इट विल स्टिल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर। बराबर है, इजी एकदम, परफेक्ट, नो इश्यू स्टिल हियर। उसके बाद व्हाट इफ द शेयर होल्डर रीपेज द लोन अमाउंट, डज नॉट मैटर, स्टिल डीम्ड डिविडेंड। फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मैं फर्क नहीं पड़ता कि शेयर होल्डर उसको रीपे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। सर कंपनी ने अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया होगा तो फर्क नहीं पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता भाई, तू रीपे कर, तू नेक्स्ट डे रीपे कर, ऑन द सेम डे रीपे कर, या उस पे तू मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर, दैट एवरीथिंग डज नॉट मैटर एट ऑल। व्हाट इफ द शेयर होल्डर रीपेज द अमाउंट, स्टिल डीम्ड डिविडेंड। व्हाट इफ द लोन इज जेन्युइन एंड इंटरेस्ट इज चार्ज एट द मार्केट रेट, स्टिल डीम्ड डिविडेंड। करेक्ट, पर इसका एक्सेप्शन है, एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन? इफ लोन इज गिवन एज ट्रेड एडवांस टू द शेयर होल्डर। नाउ ट्रेड एडवांस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक सब्सिडरी कंपनी है और उसका सब्सिडरी कंपनी लोन देता है उसके शेयर होल्डर को, मतलब होल्डिंग कंपनी को। ये क्यों लोन देता है मालूम है? क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी को कुछ तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना है फॉर द बिजनेस पर्पज। नाउ कैन आई से ये तो जेन्युइन रीजन एंड ट्रेड रीजन के लिए दिया है। तो ये जो एडवांस दिया जाता है ना, सब्सिडरी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी को लोन देगा, क्योंकि सर क्यों ऐसा? बिकॉज ये कंपनी है एंड होल्डिंग कंपनी इज द शेयर होल्डर। ये पहले डाइजेस्ट करो। तुम लोगों ने कहा अरे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को लोन दे रहा है, अरे तो क्या हुआ, क्यों नहीं दे सकता भाई? सो सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को लोन दिया, क्यों? टू परचेज द प्लांट एंड मशीनरी फॉर फुलफिलिंग द एक्सपोर्ट ऑर्डर। देन इन दैट केस ये लोन जो है ना, वो क्या माना जाएगा? इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड एंड इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अगर वो ट्रेड एडवांस होगा, वही लिखा है, सच ट्रेड एडवांस इज कंसिडर्ड एज जेन्युइन एंड thus इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, ओके। अभी एक कॉमन पॉइंट है, ध्यान दो इधर। डीम्ड डिविडेंड विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सर इसका मतलब देखो, ये कंपनी है और कंपनी का ये बैलेंस शीट है, ये कंपनी का बैलेंस शीट है जिसके अंदर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 15 लाख है। मुझे तुम लोग बताओ, तुम लोग लॉ सीखे हो अभी तक? लॉ में कौन सा सेक्शन, कौन से सेक्शंस डिविडेंड के बारे में बात करते हैं? लॉ में कौन से सेक्शंस डिविडेंड के बारे में बात करते हैं? वो डिविडेंड के सेक्शंस के अंदर ये चीज लिखी है कि डिविडेंड तुम लोग किधर से दे सकते हो, डिविडेंड तुम लोग किधर से दे सकते हो। इट कैन बी फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट और इट कैन बी फ्रॉम द पास्ट ईयर प्रॉफिट, राइट? सो पास्ट ईयर प्रॉफिट मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बराबर है? सो करंट ईयर प्रॉफिट एंड पास्ट ईयर प्रॉफिट, करेक्ट है? सो कहना से कंपनी को पैसे डिविडेंड देना भी होगा, वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर दे नहीं सकता था, बराबर? ओके। सो हुआ क्या, वो कंपनी ने एक लोन दिया शेयर होल्डर को, और वो ऐसा लोन है, और वो लोन ऐसा है, वो ऐसे शेयर होल्डर को दिया है जिसका 30% वोटिंग पावर है कंपनी के अंदर, और ये कंपनी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी। कैन आई से सेक्शन नंबर 222 ई ट्रिगर हो जाएगा? कैन आई से सेक्शन नंबर 222 ई ट्रिगर हो जाएगा, बराबर? और ये जो लोन है 20 लाख, ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स हो जाएगा। बट शेयर होल्डर के में 20 लाख टैक्स क्यों होगा सर? अरे भाई, कंपनी के पास अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से 15 लाख के है, तो कंपनी को अगर डिविडेंड देना भी होगा तो भी 15 लाख से दे सकता है। सो हाउ कैन यू कंसिडर दिस डीम्ड डिविडेंड एज 20 लाख रुपीज? सो डोंट यू थिंक डीम्ड डिविडेंड भी 15 लाख से कंसिडर करना चाहिए टू द एक्सटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? यस, तो यही उन्होंने बोला है, द डीम्ड डिविडेंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज 20 lakhs, डीम्ड डिविडेंड विल बी कंसिडर्ड एज 15 lakhs, बिकॉज मैक्सिमम डिविडेंड भी देता तो भी 15 lakhs ही दे सकता था। समझा? ओके। एग्जाम्पल 2 है ये, देखो।
लोन गिवन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बेस्ट है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन दिया, बैंक्स ने उसके शेयर होल्डर्स को लोन दिया, तो वो तो बैंक का काम है भाई, तो क्या लोन दे ही नहीं तो सबके हाथ में का डीम डिविडेंड? अरे ऐसा नहीं होगा। तो जब भी बैंक्स लोन देता है ना इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तभी 222 ई एप्लीकेबल नहीं होगा। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। एक अभी एग्जांपल देखो, अच्छा पॉइंट है। कंपनी ने लोन दिया टू द शेयर होल्डर 10 लाख, तो ये समझो कि सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ये 10% के ऊपर उसका वोटिंग पावर है, तो ये शेयर होल्डर के लिए ये 10 लाख रुपया डीम डिविडेंड हम लोग मान लेंगे। डीम डिविडेंड हम लोग मान लेंगे, चलो ठीक है मान लिया। अभी पॉइंट हुआ क्या कि कंपनी ने एक्चुअली डिविडेंड पे किया अभी, और कंपनी ने डिविडेंड कितना पे किया मालूम है? 15 लाख का डिविडेंड पे किया। बट डोंट यू थिंक वो शेयर होल्डर ने 15 लाख का डिविडेंड इसको पे किया? सो डोंट यू थिंक शेयर होल्डर ने ऑलरेडी 10 लाख पे डिविडेंड दे दिया था? यस। सो उसको जो एक्स्ट्रा डिविडेंड जो है वो मिला है और जिस पे टैक्स देना है, दैट इज गोइंग टू बी 5 lakhs, बिकॉज द 15 lakhs में से 10 लाख पे ऑलरेडी उसने बेचारे ने क्या दिया था? डीम डिविडेंड करके पेमेंट कर दिया था। अंडरस्टैंडिंग? तो इसकी वजह से 15 लाख के 10 लाख में से 10 लाख का टैक्स हो गया है 10 लाख पे, बाकी का 5 लाख बाकी है, और सिर्फ 5 लाख पे ही डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, देखो, डिविडेंड, डीम डिविडेंड विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द नॉर्मल डिविडेंड। ठीक है, ये भी ठीक है सर। ये तेरा पॉइंट है बेसिकली 222 ई का। अभी मुझे बताओ, इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? इधर तक कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है क्या किसी को भी? तुम सब लोगों ने लाइक भी किया ना, सब मस्त है एकदम? अभी अपना मेन सेक्शन चालू होता है, और वो मेन सेक्शन कौन सा है मालूम है? वो मेन सेक्शन है 56 to 10। ठीक है, ये 56 to 10 के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये ना मैं रैपिडर खोलता हूँ नया वाला, मुझे 1 मिनट देना सर। अरे वाह क्या बात है, यही खुला है। देखो, 56 to 10 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 56 to 10 में क्या बात किया है कि अगर मुझे कुछ भी गिफ्ट मिला या कुछ भी अगर ऐसा कौन सा असेट मिला जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिला है, तो अभी सबसे पहले देखेंगे, और ये सब दिस इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर, ये हो गया तो हो गया चैप्टर, ऐसा है वो। अभी अगर मुझे कुछ गिफ्ट मिला इन स्पेसिफाइड ओकेजन्स में गिफ्ट मिला, तो उन्होंने बोला कि भाई 56 to 10 जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, वो हम लोग एप्लीकेबल ही नहीं करेंगे। करेक्ट है, एकदम सिंपल है। ओके, तो स्पेसिफाइड ओकेजन क्या है देखते हैं। बट अगर अदरवाइज होगा, मतलब स्पेसिफाइड ओकेजन में नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने क्या किया मालूम है? तुम लोगों के एग्जाम चल रहे हैं अभी, बराबर? एग्जाम्स खत्म होने के बाद तुम लोगों को लगा कि यार ये सुपर रिवीजन का तो कितना मस्त फायदा हुआ, और ये क्या बात है यार अमित भैया, एकदम मजा आ गया एकदम, और तुम लोगों को इतना मेरे पे प्यार आया कि तुम लोग ने मुझे, सब लोग ने 1-1 लाख रुपए दे दिया, 1-1 लाख रुपए गिफ्ट। क्या क्या सर मजा आ गया? आप आपकी टीचिंग का तो मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, करे वैल्यू ही नहीं है, मतलब इतनी वैल्यू है कि अभी क्या बताऊं मैं ऐसा। तो इतना 1 लाख रुपए सब लोग ने पे किया मुझे। कितने लोग अभी देख रहे हैं? कितने लोग देख रहे हैं? 165 पीपल वॉचिंग लाइव। ठीक है, 166 हो गए अभी देखते रहते, और एक कोई तो लाइव आया, हेलो। तो उन्होंने भी मुझे क्या दिया? उन्होंने भी मुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट दिया। अभी 1 लाख रुपए जो गिफ्ट मुझे मिला है इतने लोगों से, डू यू थिंक इस पे टैक्स लगेगा? ऑफकोर्स टैक्स लगेगा। ये स्पेसिफाइड ओकेजन में फॉल नहीं होता है, ये स्पेसिफाइड ओकेजन फॉल नहीं होता है, वो आगे जाके देखते हैं वो किधर फॉल होगा, अदरवाइज में फॉल होगा। ठीक है, ओके। अभी देखो, मुझे क्या मिला है, हम लोग पहले अदरवाइज का बात करते हैं। मुझे क्या मिला? मुझे पैसा मिला। इफ आई हैव रिसीव्ड द मनी ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, अगर मुझे कुछ पैसा मिला है where the value is more than 50,000 rupees during the entire financial year, then the whole amount will be taxable. अभी एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे 1 लाख रुपए मिला, एंटायर 1 लाख विल बी टैक्सेबल। अभी मुझे दो लोगों से पैसा मिला, एक श्रेया ने पैसा दिया 30,000 रुपीज का, मतलब ऐसे गिफ्ट दिया, कैश गिफ्ट दिया 30,000 का, एंड सिया ने गिफ्ट दिया 35,000 रुपीज का। ये दोनों ने मुझे एक ही फाइनेंशियल ईयर में गिफ्ट दिया है, तो मेरे पास 65,000 का इनकम पैसा आ गया। दिस विल ऑल्सो बी टैक्सेबल, बिकॉज पर पर्सन 50 नहीं बोला है। असेसी जो रेसिपिएंट है, वो रेसिपिएंट के लिए
50 के ऊपर कैश मिला तो वो टैक्सेबल हो जाता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है? ओके, मैं आराम से एक-एक चीज एकदम शांति से पढ़ा रहा हूं मैं, देखो। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टीज भी कौन से, सबके सब मूवेबल प्रॉपर्टीज गिफ्ट दिए तो मेरे लिए टैक्स नहीं होगा। तुम लोग ने मुझे मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या दिया मालूम है? तुम लोग ने बोला यार अमित भैया क्या पढ़ाते हो? अमित भैया क्या पढ़ाते हो, मजा आ गया एकदम। ठीक है, ये अभी नहीं बोलोगे, रिजल्ट के बाद बोलोगे, ठीक है। तो यार मजा आ गया एकदम। एक काम करते हैं हम लोग, आपको एक गोल्ड 10 ग्राम गोल्ड गिफ्ट करते हैं। मैंने बोला चलेगा नहीं, देखो कैसा है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं गिफ्ट के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को कैश देना है ना, तो कैश दे दो। अगर तुम लोगों को मुझे गोल्ड गिफ्ट करना है, गोल्ड गिफ्ट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो तुम लोग ने मुझे क्या गिफ्ट किया? गोल्ड गिफ्ट किया। अभी गोल्ड गिफ्ट किया, वो इज इट अ मूवेबल प्रॉपर्टी? यस। और ये स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी में एक्चुअली आ जाता है। बताता हूँ क्या होता है स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर वो गोल्ड का वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपीज, देन इन दैट केस द एंटायर एफएमवी इज टैक्सेबल। तो उसके बाद तुम लोगों को लगा, तुम लोग ने मुझे बोला कि सर मैं आपको 50 ग्राम का गोल्ड दे रहा हूं, चलेगा क्या? मैंने बोला कि 50 ग्राम ही दे रहा है क्या? चलो ठीक है यार, संभाल संभाल लेंगे, कुछ कि सह लेंगे थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। 50 ग्राम तो 50 ग्राम दे दे, चलेगा। पर तुम लोग जो भी दे रहे थे ना 50 ग्राम का गिफ्ट गोल्ड का, मुझे थोड़ा बुरा लगा कि यार क्या करे, मतलब अभी इतना बेचारा इतना खर्चा कर रहा है, तो मैं तुझे थोड़ा सा पैसा दे देता हूँ। ठीक है, सो तुम लोग ने मुझे 2 लाख का वर्थ गिफ्ट दिया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 लाख के वर्थ गिफ्ट दिया। और मैंने सोचा कि यार तुम लोगों को इतना क्यों मैं बर्डन बर्डन दू आपको, तो इसकी वजह से मैंने सोचा आपको मैं तो हेल्प करता हूँ। मैंने बोला कि मैं आपको 2,000 रुपीज दे दूंगा, तो थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा अपना। तो 1,98,000 का मेरा बेनिफिट हुआ। नाउ कैन आई से, ये जो मुझे बेनिफिट मिला है, मतलब जो मुझे गोल्ड मिला है, कैन आई से आई परचेज द गोल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन? यस। तो 2 लाख का वैल्यू था, मैंने 2,000 रुपए दिया। सो 1,98,000 का इनएडिक्वेसी था। इज दिस इनएडिक्वेसी मोर देन 50,000 रुपीज? यस, एंड दैट्स वाई एंटायर 1,98,000 विल बी टैक्सेबल। इसका नीचे एग्जाम्पल देखो। असेट का वर्थ इज 1 करोड़। आई पेड नील, कुछ नहीं, अंडा कुछ नहीं दिया। 56 टू 10 कितना होगा? 1 करोड़। ठीक है, असेट का वर्थ इज 1 करोड़, बट आई पेड व्हाट? 20 lakhs। सो इनएडिक्वेसी कितना हो गया? 80 lakhs का। बराबर, तो इज इट मोर देन 50,000? यस, इट विल बी टैक्सेबल। असेट कितने का है? 1 लाख का है। मुझे जो मिला वो मैंने कितना पे किया? 70,000 पे किया। इनएडिक्वेसी कितना है? 30,000। इज इट मोर देन 50,000? नो। 56 टू 10 कितना? नील। 56 टू 10 कितना? नील। सिंपल। ये हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी का। अभी मैं बात करता हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक रैपिडर में छोटा चेंज करना कि है, कट कर लेना, ये आगे के लिखा है वो। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी देखो, एबीसी और XYZ, ये 2 पर्सन है। आराम से एक बार देखो, बिकॉज इसमें इंटर कनेक्शन आएगा। एबीसी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है। एबीसी ने वो हाउस प्रॉपर्टी XYZ को दे दिया। ठीक है, सेल कर दिया, जिसका एक्चुअल कंसिडरेशन इज 1 करोड़। और उसका एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 1.70 करोड़। मैंने अभी सोचा एबीसी के पर्सपेक्टिव से, कौन से हेड के अंदर एबीसी को टैक्स करेंगे, कौन से हेड के अंदर एबीसी को टैक्स करेंगे। कैपिटल गेन के अंदर एबीसी को टैक्स करेंगे। एवरीबडी करेक्ट है? तो एबीसी का कैपिटल गेन के अंदर एफवीओसी क्या बनेगा? एफवीओसी इज गोइंग टू बी 1.70 करोड़। ठीक है सर, इधर तक एकदम चकाचक क्लियर है। ठीक है, और जो कॉस्ट लगा माइनस कर लेंगे, दैट इज ओके। और मैंने 1.70 क्यों लिया? बिकॉज एक्चुअल कंसिडरेशन इज 1 करोड़ एंड माई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज नॉट फॉलोइंग विद इन 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन। बराबर, इसके वजह से मेरा एफवीओसी इज गोइंग टू बी 1.70 करोड़। बराबर, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम इधर तक? कुछ नहीं। अभी देखो, ये हो गया क्लियर। अभी हम लोग XYZ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तुम लोग सोचो, यू बी XYZ, ठीक है, तुम लोग XYZ हो। तुम लोग ने कितना पैसा दिया एबीसी को? तुम लोग ने एबीसी को कितना पैसा दिया? 1 करोड़। कितना पैसा देना चाहिए था? 1.70 करोड़। नाउ इसमें भी वो 110% का यूज करो। हाँ, बराबर, 1 करोड़ दिया मैंने, 1.70 करोड़ देना चाहिए था, विच मीन 70 lakhs मैंने कम पे किया। सो कैन आई से 70 lakhs का XYZ को इनडायरेक्टली बेनिफिट हुआ? यस। नाउ इधर भी सेम चीज देखेंगे। इज देयर एनी इनएडिक्वेसी? ये देखने के लिए क्या देखेंगे?
whether the stamp duty value is falling within 110% of actual consideration. Is it falling under 110%? No. So that's why XYZ जो कंपैरिजन करेगा वो 1 करोड़ और 1 करोड़ 70 का करेगा. What is the amount of inadequacy? Inadequacy का अमाउंट कितना है? 70 lakhs. Is it more than 50,000 rupees? Yes. So what will be the amount which will be taxable in the hands of XYZ? The amount which is paid less by XYZ. The amount which is paid less by XYZ, that is 70 lakhs. सब लोगों को समझा? ये बेसिकली यही पार्ट है. सब लोग अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा. रेसिपिएंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम. एक्चुअल कंसिडरेशन पे किया 10 lakhs, एसडीवी 25 lakhs है. 56 स्टूडेंट के अंदर कितना टैक्स होगा? 1 2 3 4 5. फटफट में 2 सेकंड 5 सेकंड दे दो, फटाफट करना. थर्टी फाइव मिनट्स के अंदर चैप्टर नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर क्लैरिटी एकदम टॉप नॉच चाहिए. ओके सबसे पहले आंसर कितना आया? आंसर आएगा 25 lakhs. नहीं भाई 25 नहीं, 15 lakhs आएगा. क्यों? क्योंकि पैसा तो 10 लाख पे किया ना. अभी 9 lakhs एंड 9.10 lakhs, कैन आई से इनएडिक्वेसी कितना आएगा? 10,000 आएगा. बट इज इट मोर देन 50,000? नो. और इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा. थर्ड देखते हैं. हाँ थर्ड का क्या आएगा? 80 lakhs पे किया और 88 lakhs का एसडीवी है. सो माय एसडीवी इज अप टू 110%. यस. सो इज देयर एनी इनएडिक्वेसी? नो, देयर इज नो इनएडिक्वेसी. देयर इज नो इनएडिक्वेसी बिकॉज अप टू 110% ही है इसकी वजह से. ठीक. बाद में 3 एंड 3.4 lakhs, अगेन 40,000 का इनएडिक्वेसी है, बट इट इज नॉट मोर देन 50,000, सो जीरो. करेक्ट. एंड 15 lakhs का भी सेम, कि 15 लाख जो है वो इट इज मोर देन 110%. मतलब जो 19 lakhs एसडीवी है दैट इज मोर देन 110%. तो इनएडिक्वेसी कितना है? 4 lakhs का है. इसकी वजह से 4 lakhs विल बी कंसिडर्ड एज योर आईएफआरएस. मस्त एकदम बढ़िया. चकाचक. ठीक है. ये हो गया अपना कंप्लीट. अभी हम लोग बात करते हैं भाई स्पेसिफाइड ओकेजन्स क्या होते हैं. स्पेसिफाइड ओकेजन्स में आई एम डॉक्टर हटेली देखते हैं. आई एम डॉक्टर हटेली मतलब अगर स्पेसिफाइड ओकेजन में अगर मुझे कुछ भी प्रॉपर्टी मिला होगा तो कभी भी टैक्स नहीं होगा. थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे अंडर विल और इनहेरिटेंस मिला, अगर विल और इनहेरिटेंस से मुझे अगर कौन सा प्रॉपर्टी मिला होगा या कैश मिला होगा या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी मिला होगा, इट विल नेवर बी टैक्सेबल. अगर वो 17 करोड़ होगा तो भी, 70 करोड़ होगा तो भी इट इज नेवर टैक्सेबल. ठीक है. उसके बाद मैरिज के अंदर मुझे गिफ्ट मिला. मैरिज के अंदर जो गिफ्ट मिला वो रिलेटिव से मिले या नॉन रिलेटिव से मिले, इट डज नॉट मैटर, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉट टैक्सेबल. इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ मिला, किसी के डेथ के वजह से अगर मुझे कुछ मिला होगा, नॉट टैक्सेबल. फ्रॉम एनी रिलेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव से अगर मुझे पैसा मिला होगा, मैरिज नहीं, मैरिज के इधर रिलेटिव हो नॉन रिलेटिव ऑलवेज एग्जेम्प्ट. अगर रिलेटिव से पैसा मिला हो तो कौन सा भी पैसा कोई भी ओकेजन में, तो वो भी नॉट टैक्सेबल हो जाएगा. देखो ये रिलेटिव का डेफिनेशन है. ये है केविन और उसकी वाइफ है मिहिका. अगर ये वाइफ से कुछ भी गिफ्ट मिलता है, नो टैक्स. केविन का ब्रदर एंड सिस्टर भी रिलेटेड है, मतलब रिलेटिव है. ब्रदर से गिफ्ट मिला, नो टैक्स. सिस्टर से गिफ्ट मिला, नो टैक्स. केविन की जो स्पाउस है ना, स्पाउस के ब्रदर्स और सिस्टर ये भी रिलेटिव है. सो केविन के स्पाउस के ब्रदर ने गिफ्ट दिया, केविन के स्पाउस के सिस्टर ने गिफ्ट दिया, ये जो है ना वो भी एग्जेम्प्ट नॉट टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ केविन. केविन और मिहिका के छोटे छोटे बच्चे हैं, केविन और मिहिका के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अगर गिफ्ट दिया वो भी रिलेटिव रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाएंगे, सो नो टैक्स. उसके बाद केविन के पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया, नो टैक्स. पेरेंट्स के ब्रदर्स और पेरेंट्स के सिस्टर ने गिफ्ट दिया, नो टैक्स. स्पाउस के पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया, नो टैक्स. स्पाउस के पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर ने पे किया, यस टैक्स इफ इट एक्सीड्स 50,000, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट फॉलोइंग योर. स्पाउस के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर ये लोग नहीं है. अंडरस्टैंडिंग. इससे जो पैसा मिलेगा वो 50,000 के ऊपर होगा तो टैक्स हो जाएगा.
ठीक है? ओके। पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया, वो भी नो टैक्स। सो तुम लोग ना ये जो बेसिकली चीजें हैं ना, तुम लोग सिर्फ इमेजिन करो कि स्पाउस है, लीनियर असेंडेंट्स है, मेरे ब्रदर सिस्टर है, मेरे स्पाउस के ब्रदर सिस्टर है, मेरे पेरेंट्स है, मेरे स्पाउस के पेरेंट्स है, मेरे पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर है, मेरे स्पाउस के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर नहीं है, और लीनियर असेंडेंट्स है और लीनियर डिसेंडेंट्स है। एकदम सिंपल। ओके। अभी पॉइंट ऐसा है कि ये जितने भी लोग तुम लोग ने देखे ना, जितने भी रिलेटिव तुम लोग ने देखे ना, वो तो आ ही जाएंगे रिलेटिव के डेफिनेशन में, पर उनके स्पाउसेस जो है ना वो भी आ जाएंगे। मतलब ब्रदर ने गिफ्ट दिया केविन को, ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव हो जाएगा। पर ब्रदर की वाइफ है, ब्रदर की वाइफ ने गिफ्ट दिया, तो वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आ जाएगी। ये बेसिकली उसमें बोलना है, राइट? इजी। ओके। अभी सिंपल आगे वाले ठीक है, एक बार पढ़ के रखने का। हॉस्पिटल से पैसा मिला, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिला, कौन से ट्रस्ट से पैसा मिला, कौन से लोकल अथॉरिटी से पैसा मिला, कौन से इंडिविजुअल, तो ये एक बार नीचे वाला पढ़ के रखना। पर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट कौन सा हो सकता है? मैरिज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो घुमा सकते हैं, और इधर रिलेटिव इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज तुम लोग अच्छे से याद रखने वाले हो, और कभी कभी ये भी पूछ लेते हो लोग। ट्रस्ट विच इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA एंड 12AB, ये इनकम टैक्स एक्ट का 12AA है एंड इनकम टैक्स एक्ट का 12AB है। ठीक है, तो ये प्लीज इधर ध्यान रखना। ओके। हम लोग ने ऊपर देखा था कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के केस में ही सिर्फ वो 56 टू 10 एप्लीकेबल होता है। फिर वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज किधर है? किधर लिखा है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज? तुम लोग ने कैपिटल असेट का डेफिनेशन देखा था, याद है? कैपिटल असेट का डेफिनेशन कैपिटल गेन्स के अंदर कल ही हम लोग ने किया। वो कैपिटल असेट का जो डेफिनेशन है ना, तुम लोगों को सीधा इधर दिख जाएगा। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, वर्चुअल डिजिटल असेट, ये सब इधर फॉल हो जाएंगे, स्पेसिफाइड असेट में फॉल हो जाएंगे। बराबर? अगर ये मिला तो ही मुझे इनकम टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 56 टू 10। बट अगर मुझे कौन सी गाड़ी मिली, तुम लोग ने मुझे बोला कि सर वो आपके वजह से मैं पास तो हो गया, पर मुझे आपको गाड़ी गिफ्ट करना, चलेगा क्या? मैंने बोला ठीक है यार, गाड़ी चला लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी चला लेंगे। तो तुम लोग ने मुझे गाड़ी गिफ्ट दिया 7 करोड़ रुपए का। ठीक है, 7 करोड़ रुपए का गाड़ी गिफ्ट दिया, तो क्या होगा? तो भी नॉट टैक्सेबल, बिकॉज वो स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज में फॉल नहीं हो रहा है। करेक्ट? कोई भी गिफ्ट दे मैरिज में, कोई भी टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मैरिज में गिफ्ट दिया। ओके। अगर ये ऊपर के छोड़ के प्रॉपर्टीज मुझे गिफ्ट मिले हैं, वो कितना भी अमाउंट हो, इट इज नॉट टैक्सेबल। इट इज नॉट टैक्सेबल। कार दिया, वॉशिंग मशीन दिया, टीवी दिया, इवन दो वैल्यू इज मोर देन 50,000, इट इज नॉट टैक्सेबल। और ये ना हम लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि कार है, वॉशिंग मशीन है, तो हम लोग ना एग्जाम में जाने के पहले ही हम लोगों के दिमाग में डाल के जाएंगे, अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो हम लोगों का एक छोटा सा पॉइंट ये पॉइंट्स पे हो सकता है, जिसपे वो लोग ट्राई करेंगे घुमाने के लिए, बिकॉज यही तो पॉइंट है घुमाने जैसा। इधर पूछेंगे और तुम लोगों को याद नहीं रहेगा, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए क्या क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके। सर एचयूएफ के लिए उसके मेंबर जो होते हैं वो रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। अभी ध्यान देना, 56 टू 10 कभी लगता है मालूम है क्या? 56 टू 10 कभी लगता है मालूम है क्या? अगर मेरे लिए मुझे जो मिल रहा है वो मेरे लिए कैपिटल असेट है, रेसिपिएंट के लिए वो क्या है? कैपिटल असेट है। अंडरस्टैंडिंग? अगर वो मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड होगा, देन इन दैट केस वो भले मैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ले रहा हूं, बट स्टिल इट इज नॉट टैक्सेबल। इसका मतलब एक रियल एस्टेट बिल्डर है और एक गोल्ड स्मिथ है। ठीक है? और रियल एस्टेट बिल्डर ने गोल्ड गिफ्ट किया गोल्ड स्मिथ को, कहने से गोल्ड स्मिथ के लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है। यस, और इसके वजह से ये 56 टू 10 इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक? ओके। उसके बाद 56 टू 7 भी तुम लोगों के बुक में होगा ही नहीं, बिकॉज ये पूरा कैंसिल कर दिया मैंने। आई होप तुम लोगों के बुक में नहीं है 56 टू 7 भी, ये निकल गया पूरा। अभी 57 इधर से करेंगे, आ जाओ, फटाफट हो जाएगा अभी। सेक्शन नंबर 57, दैट इज डिडक्शंस फ्रॉम आईएफओएस, फटाफट देखेंगे, अभी टाइम पास नहीं, 10 मिनट का खेल है। मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे डिविडेंड मिला बैंक से, ठीक है, और बैंक से डिविडेंड मिला, सॉरी, डिविडेंड मिला इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, सो डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स और स्पेसिफाइड यूनिट्स। सर इसका मतलब क्या? देखो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आराम से। मेरे पास, मुझे ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, पर मेरे पास पैसा ही नहीं है,
सो मैं सबसे पहले गया बैंक के पास, ठीक है, आराम से देखो, मैं बैंक के पास गया, बैंक से मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया। क्यों? मुझे क्योंकि इन्वेस्ट करना है। ये जो लोन लिया, वो मैंने लोन इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड के अंदर, बराबर। म्यूचुअल फंड्स ने मुझे रिटर्न्स दिए, कितने? 2.5 लाख के, बराबर। तो मुझे पैसा मिला, पैसा पैसा ही होगा, पैसा ही होगा। तो ये पैसा दिया, और ये पैसा देने, और वो तो मुझे मिला, पर कहने से बैंक अभी मुझे फोन कर रहा, भाई इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट दे। अभी कहने से आई विल हैव टू पे दिस इंटरेस्ट टू द बैंक, दैट इज 1.5 लाख, बराबर। ओके, नाउ मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि ये जो 1.5 लाख का मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ना, वो मेरे लिए कॉस्ट है टू अर्न दिस 2.5 लाख। सो प्लीज गिव मी द डिडक्शन ऑफ दिस 1.5 लाख। कहने से अगर ये लोन नहीं होता तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो ये इंटरेस्ट नहीं होता, बराबर है। और अगर ये लोन नहीं होता तो ये इंटरेस्ट भी नहीं होता। सो बेसिकली ये इंटरेस्ट तो मुझे पे करना ही पड़ेगा अगर मुझे लोन लेना है तो। सो इंटरेस्ट इज मैंडेटरी फॉर मी। सो इसकी वजह से ये इनकम कमाने के लिए ये इंटरेस्ट पे करना मेरा कॉस्ट बन जाता है। आई वांट टू टेक अ डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख। सो गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम लोग डिडक्शन देंगे और इसका हम लोग एक लिमिट बताएंगे, एंड दैट लिमिट इज गोइंग टू बी 20% ऑफ योर इनकम। तो 2,50,000 इज योर इनकम, तो उसका 20% ले लो, विच कम्स टू 50,000 रुपीज। सो 20% ऑफ 2.5 लैक्स, ये जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच विल गेट इट एज डिडक्शन। आईएफओएस के अंदर क्या टैक्स हो जाएगा? 2 लाख रुपीज टैक्स हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छे से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसके बाद अभी कभी कभी होता क्या है, देखो इधर देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। कभी कभी कुछ प्रोविडेंट फंड में अगर कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा ऑफ द एम्प्लॉय, ऑफ द एम्प्लॉय कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा, तो एम्प्लॉयर क्या करता है मालूम है? एम्प्लॉयर जो है ना, वो एम्प्लॉय को पैसा कम पे करता है सैलरी का, पैसा कम पे करता है सैलरी का, बराबर। फॉर एग्जाम्पल उसका सैलरी 10 लाख रुपए है, और एम्प्लॉयर को कुछ कंट्रीब्यूशन करना है टू द प्रोविडेंट फंड एज एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय को वो 10 लाख रुपए नहीं देगा, एम्प्लॉय को वो सिर्फ 9.5 लाख रुपीज देगा, और बाकी का जो 50,000 है ना, वो खुद के पास रख के वो बाद में वो स्कीम में या प्रोविडेंट फंड में डाल देगा, बराबर है। तो ये जो एम्प्लॉय का पैसा है वो पहले एम्प्लॉयर के पास है, उसने काट लिया पैसा, बराबर 50,000 रुपीज। अभी लोग क्या करते थे, वो लोग पैसा तो काटते थे पर पैसे का कभी कंट्रीब्यूशन टाइम पे नहीं करते थे टू द वेलफेयर स्कीम्स। सो गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला मालूम है? जो भी एम्प्लॉयर ने जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन काटा है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काटा है और उसके पास रखा है, वो पहले उसका इनकम माना जाएगा। और जैसे एम्प्लॉयर जैसे भी वो स्टाफ वेलफेयर स्कीम में इन्वेस्ट करेगा, उसका वो डिडक्शन ले सकता है। ये क्यों किया? अगर एम्प्लॉयर ने पैसा काट के खुद के पास रखा और अगर उसने इन्वेस्ट ही नहीं किया, फिर इन दैट केस वो एम्प्लॉयर का इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बट जैसे एम्प्लॉयर का ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए उन्होंने बोला तू पे कर और डिडक्शन ले, सो एम्प्लॉयर विल नॉट कीप दैट मनी विथ हिमसेल्फ, एम्प्लॉयर विल फर्स्ट डिडक्ट द मनी एंड आफ्टर दैट इट विल डिपॉजिट द मनी विद द स्टाफ वेलफेयर स्कीम। सो अगर 50,000 रुपीज काटे होंगे तो 50,000 इनकम माना जाएगा, और जैसे वो पे करेगा उसका वो डिडक्शन ले सकता है, so उसका नील हो जाएगा, बराबर। तो डिडक्शन ले सकता है अगर उसने पेमेंट किया तो, ठीक है। सर मैंने अगर रिपेयर्स डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग अगर किया तो, सर रिपेयर्स का तो डिडक्शन मुझे मिलता है ना। हाँ, ये हम लोग ने ऑलरेडी पीजीबीपी में देखा है, बट पीजीबीपी में कभी देखा है जब भी मेरा बिजनेस होगा, बिजनेस के रिलेटेड के रिपेयर्स का डिडक्शन, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मुझे मिलता है। बट लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का, लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का मेरा बिजनेस तो है नहीं। हम लोग ने अभी तक देखा है लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आईएफओएस के अंदर टैक्स होगा अगर मेरा वो बिजनेस नहीं है तो, बराबर। सो वो लेटिंग आउट के रिलेटेड मैं जो भी खर्चे करता हूं तो पीजीबीपी के अंदर थोड़ी डिडक्शन मिलेगा मुझे, वो बिजनेस थोड़ी है मेरा, तो किधर डिडक्शन मिलना चाहिए? आईएफएस के अंदर ही मिलना चाहिए। तो उन्होंने सब कुछ पीजीबीपी के जैसे ही देखने के लिए बोला है। जस्ट लाइक पीजीबीपी, assessee will get a deduction of section 30, 31 and 32 अंडर आईएफओएस एज वेल। जो 30, 31, 32 में डिडक्शंस दिए हैं वो सेम डिडक्शंस तुम लोगों को आईएफओएस के अंदर भी मिल जाएंगे, मतलब डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, 30 का वो बिल्डिंग भी मिलेगा, 31 का वो प्लांट एंड मशीनरी का भी मिलेगा, वो सब कुछ डिडक्शन तुझे पीजीबीपी के सॉरी आईएफओएस के अंदर भी मिल जाए। ठीक है, एक लास्ट पेज है, देखो एक बार।
तुम लोगों को याद है अभी ना मैंने बहुत गंदा किया ये, थोड़ा मैं सुधारता हूँ ये, ठीक है? गलतियाँ सुधारते हैं थोड़ी-सी हम लोग अभी। कुछ नहीं, अभी देखो इतना देखो ये नहीं सुधरना है मुझे। देखो क्या है बोल रहा हूँ मैं कि मुझे अगर इनिशियल कॉम्पेंसेशन या एनहांस्ड कॉम्प याद है क्या? एक सेक्शन देखा था सेक्शन नंबर 45(5). ये 45(5) के अंदर हम लोग ने देखा था कि कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ। याद कैसे रखना बोला है मैंने? 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन। अपना कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, इनिशियल कॉम्पेंसेशन मिला, फाइट मारा, एनहांस कॉम्पेंसेशन मिला, वो आने के लिए डिले हुआ। उन्होंने मुझे इंटरेस्ट पे किया 1 लाख रुपए का, तो वो आईएफओएस के अंदर टैक्स होगा इन द ईयर ऑफ रिसीट, और उस पे उन्होंने मुझे फ्लैट 50% डिडक्शन दे दिया। फ्लैट 50% डिडक्शन दे दिया, तो बाकी का आईएफओएस के अंदर टैक्स हो जाएगा। ठीक, ये नोट्स मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? टेंशन मत लेना। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन, इसमें चेंजेस है, अमेंडमेंट्स है फ्रॉम मई जून अटेम्प्ट के लिए, सितंबर अटेम्प्ट, जैन 25, दिसंबर 20, सॉरी जैन 26, दिसंबर 25, ये सबके लिए अमेंडमेंट है, ठीक है? फैमिली पेंशन, अगर फैमिली पेंशन क्या होता है? एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डेथ होता है, इसकी वजह से एम्प्लॉयर उसके फैमिली मेंबर्स को कुछ मंथली पेंशन देता है वापस। एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय को बेचारे का डेथ हो गया, इसके वजह से एम्प्लॉयर उनके फैमिली मेंबर को कुछ फैमिली पेंशन देता है। तो फैमिली पेंशन जो है, जो फैमिली मेंबर्स को मिल रहा है, वो आईएफओएस के अंदर टैक्स हो जाएगा, बट उसका उनको कुछ डिडक्शन मिलेगा। और डिडक्शन क्या होगा मालूम है? पहले कुछ 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन था, इधर अभी बढ़ा के कितना बना दिया? 25,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, विच एवर इज लोअर। सो पेंशन रिसीव एग्जाम्पल देखते हैं, पेंशन कितना रिसीव हुआ? 90,000 रुपीज का। सो पहले इनकम करके टैक्स होगा 90,000 रुपीज अंडर आईएफओएस, और उसके बाद हम लोग एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 57 माइनस करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 25,000 और 30,000, विच एवर इज लोअर। 30,000 क्यों? 1/3 ऑफ 90,000। सो 25,000 का मुझे क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा, और आईएफओएस के अंदर मुझे टैक्स होगा 65। बराबर। एक स्पेसिफिक डिसअलावेंस के बारे में बात करते हैं। अगर पर्सनल एक्सपेंस होगा, नहीं मिलेगा भाई, पर्सनल एक्सपेंस का डिडक्शन चाहिए भाई तुझे। अगर मैंने कौन सा इंटरेस्ट पे किया आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, देन इन दैट केस टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए भाई, डिडक्ट करके डिपॉजिट भी करना चाहिए भाई। तो इसकी वजह से अगर मैंने जो भी इंटरेस्ट पे किया होगा, वो भले मेरे इनकम से रिलेटेड होगा वो, बट तो भी मुझे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने क्या नहीं किया? टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या फिर डिडक्ट किया पर डिपॉजिट नहीं किया। सेम चीज, कुछ इनकम कमाने के लिए मैंने कुछ सैलरी पे किया था आउटसाइड इंडिया, और वो भी मैंने विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस पे किया, वो सैलरी का भी डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा। ऑल दीज एक्सपेंसेस आर एक्चुअली रिलेटेड टू माई बिजनेस ओनली, बट ये सब थोड़े प्रॉब्लम्स हुए। पर्सनल एक्सपेंस वैसे भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाता पर वो विदाउट टीडीएस दिया, इसके लिए नहीं मिलेगा। सैलरी का भी डिडक्शन मिल जाता जो पेमेंट किया था वो, बट वो विदाउट टीडीएस गया, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। या अमाउंट रिसीव्ड बाय सेक्शन नंबर 40A, अभी तुम लोग याद करना, 40A के अंदर कुछ स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में बात किया था, सेक्शन नंबर 40A(2) के अंदर, याद करो। सेक्शन नंबर 40A(2), स्पेसिफाइड पर्सन को अगर तुम लोग ने अनरीजनेबल पेमेंट किया, स्पेसिफाइड पर्सन, मेरे भाई को मैंने अगर अनरीजनेबल पेमेंट किया, पेमेंट करना चाहता 1 लाख, दिखाया 3.5 लाख का पेमेंट, टू गेट द हायर डिडक्शन। सो गवर्नमेंट बोल रहा है कि जितना तुम लोग ने अनरीजनेबल पेमेंट किया ना, उतना क्या हो जाएगा दोस्त? टैक्स हो जाएगा। सर इसका उतना तुझे डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है? तूने पेमेंट किया 1 लाख का, दिखाया कितना? 3.5 लाख। कितना एक्सेस दिखाया? 2.5 लाख का एक्सेस दिखाया, तो इसकी वजह से 2.5 लाख तेरे लिए डिसअलाउ हो जाएगा, वो डिडक्शन तुझे नहीं मिलेगा, ठीक है? एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, वैसे भी तुझे डिडक्शन इसका नहीं मिलता है। एक छोटा सा पॉइंट है, ये तो कॉन्सेप्ट वो नहीं है, अब हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कॉन्सेप्ट है वो, कि कैपिटल असेट ये वो। देखो एक मिनट इधर देखना, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब क्या? वो कंपनी के की मैन के लिए कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है टू द इंश्योरेंस कंपनी, मतलब प्रीमियम पे करता है टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर कीमैन, क्योंकि कीमैन को कुछ हुआ तो कंपनी सेफ रहना चाहिए। अगर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जो भी कीमैन का जो मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी से, इंश्योरेंस कंपनी से, अगर वो मैच्योरिटी प्रोसीड मिले बाय द कंपनी, तो पीजीबीपी के अंदर टैक्स होगा। और ये तुम लोग सेक्शन नंबर 28 में भी देख सकते हो, उधर लिखा है कंपनी को मिला तो पीजीबीपी, अगर वो एम्प्लॉई को मिला, अगर वो कीमैन अपना एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई को मिला तो इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्स हो जाएगा।
और अगर ऐसे बंदे को मिला जो कंपनी का कीमैन तो है, पर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, हो सकता है ना? तो इन दैट केस उसके हाथ में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करके टैक्स हो जाएगा। कंपनी को मिला तो पीजीबीपी, एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी। अगर वो कीमैन एम्प्लॉय नहीं होगा तो आईएफओएस के अंदर टैक्स हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट याद रखना, हम लोग ने ऑलरेडी एक चीज देखी थी कि देयर इज वन सेलर हियर एंड देयर इज वन बायर हियर। सेलर किसका है? हाउस प्रॉपर्टी का सेलर है, बराबर। वो सेलर ने कुछ सेल किया हाउस प्रॉपर्टी टू द बायर, और वो उसका एक्चुअल कंसिडरेशन कितना था? 1 करोड़, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था? 3 करोड़। मुझे बताओ सेलर के हाथ में कौन से हेड के अंदर टैक्स हो जाएगा? हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, पर एक बार मुझे और एक बार बताना, सेलर के अंदर कौन से हेड के अंदर टैक्स हो जाएगा? एवरीबडी इज लाइक कि कैपिटल गेन के अंदर टैक्स हो जाएगा, बराबर है। कैपिटल गेन के अंदर टैक्स हो जाएगा। पर हम लोग क्यों बोल रहे हैं कैपिटल गेन के अंदर टैक्स हो जाएगा? क्योंकि ये सेलर के लिए ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, इसके वजह से वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्स होगा, बराबर है। सो ये जो सेलर के लिए इनकम होगा ना 3 करोड़ का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का, ये कैपिटल गेन के अंदर टैक्स होगा एज एफवीओसी। बट अज्यूम करो कि ये सेलर के लिए ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये स्टॉक इन ट्रेड है। ये सेलर के लिए हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, तो सेलर के हाथ में कौन से हेड के अंदर टैक्स होगा? सेलर के लिए हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है। सेम सिचुएशन विल हैपन, सेम सिचुएशन विल बी एप्लीकेबल कि सेलर बेचता है, एक्चुअल कंसिडरेशन 1 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3 करोड़, सॉरी, एक्चुअल कंसिडरेशन इज 1 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 3 करोड़। तो क्वेश्चन इज कि सेलर के हाथ में कौन से हेड के अंदर टैक्स होगा? तो वो पीजीबीपी के अंदर टैक्स होगा। सर उसका पीजीबीपी के अंदर टैक्स हो, सेल वैल्यू क्या माना जाएगा? 1 करोड़ या 3 करोड़? सर हम लोगों ने देखा है ना 1 करोड़, 110% और वो सब। अरे भाई, पर हम लोग ने वो जो देखा था ना 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन एसडीवी, वो सब 50C में देखा था। और 50C कौन से हेड के अंदर आता है? कैपिटल गेन के अंदर आता है। तो कैन वी यूज 50C when for the seller this property is a stock in trade? Can we use 50C when for the seller this house property is stock in trade? मैं कैपिटल गेन का सेक्शन क्यों यूज करूं? सो डोंट यू थिंक इसके लिए अलग सेक्शन स्पेसिफिकली होना चाहिए फॉर पीजीबीपी? एंड इसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 43CA, और उनके अंदर सेम चीज बोला है, एक्चुअल कंसिडरेशन विल बी कंपेयर्ड विथ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बराबर। If the stamp duty value is up to 110% of the actual consideration, then the sale value is going to be your actual consideration. ये सेम चीज जो 50C में बोला है वो सेम चीज 43CA में बोला है। जस्ट दैट द ओनली डिफरेंस इज 50C के अंदर अगर वो कैपिटल एसेट होगा तो बात किया है, और 43CA के अंदर अगर वो स्टॉक इन ट्रेड होगा तो बात किया है। बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, कि ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट का देखना है या ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एसडीवी देखना है, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। ओनली द डिफरेंस इज 50C टॉक्स अबाउट कैपिटल एसेट एंड 43CA टॉक्स अबाउट स्टॉक इन ट्रेड, बराबर। एंड फॉर द बायर इट डज नॉट मैटर, फॉर द बायर 2 crore rupees will be taxable under income from other sources. Is everybody clear with this concept of IFOS? ये अपना चैप्टर IFOS का दोस्त डन एंड डस्टेड है। आर यू क्लियर विथ द टॉपिक? एकदम ऐसा मस्करे से कंप्लीट हुआ, 50 मिनट लगा अपने को कंप्लीट करने के लिए, बट एकदम आराम से हम लोग ने पूरा कंप्लीट किया है। आई होप दैट आज का सेशन तुम्हारा हेल्पफुल हुआ होगा। यस, एकदम मस्त का। ओके, यस, 57 भी डिलीट हो गया। चलो, परफेक्ट है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका ना एक एलआईपी का एक पॉइंट है ना, मेरा ना एलआईपी का एक ना 15-20 मिनट का एक वीडियो है, गेस 15-20 है, मुझे याद नहीं है। एलआईपी का वीडियो, इसमें ना बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया सब कुछ एलआईपी का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। वो एक बार अच्छे से देख लेना, सिंपल है वो भी। कुल, चलो भाई और बहनों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार थोड़ा सा कंजूसी ना करके कमेंट भी कर लेना। अगर अच्छा लगा होगा तो, नहीं अच्छा लगा होगा तो मत करना, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल मिलेंगे, कल हम लोग सैलरी के लिए मिलेंगे, ठीक है? सैलरी बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सैलरी एट 9, सॉरी, पीएम। ट्राई टू कम लाइव, सैलरी मेरे साथ कंप्लीट तुम्हारा हो जाएगा। एक बार किया होगा तो ही आना, फर्स्ट टाइम ऐसे मुंह उठा के मत आना कि अरे सैलरी करेंगे ऐसा, तो याद नहीं रहेगा कुछ भी। सैलरी अच्छे से तुम लोग ने एक बार किया होगा तो डेफिनेटली कल 9 PM को आना, मस्त मजा आएगा, हम लोग सॉर्ट करेंगे सैलरी, ठीक है?
ओके, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, कल मिलते हैं और कल हम लोग तोड़ेंगे सैलरी को। चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।